अब हम 50 क्वेश्चंस चौसर के ऊपर देख रहे हैं। आप ये क्विज़ को बार बार ऐसे रिपीट करते रहेंगे तो चौसर वैसे ही बैठ जाएंगे, क्योंकि फेमिलियर नेम तो है ही। तो क्विज़ को आप देखते रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंग्लिश पोएट सॉ द रेन ऑफ 3 किंग्स? तो चौसर थे वो। हमारे ऑप्शंस में गोअर, लैंगलैंड, चौसर, वाइक्लिफ है और हमारा ऑप्शन चौसर है। 2, चौसर लिव थ्रू द रेन ऑफ 3 इंग्लिश किंग्स, नेम देम। तीनों इंग्लिश किंग्स के नाम, तो एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ 1399 पर सिंहासन पर आए, 1400 में चौसर की डेथ हुई। द एज ऑफ चौसर saw the gradual decline of 3 medieval institutions, namely चौसर के ज़माने में मिडिल एजेस की जो संस्थाएं चल रही थी। देखिए, आपको याद रखना है, फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, है ना। तो फ्यूडल सिस्टम, और फ्यूडल सिस्टम सामंतवादी प्रथा, उसमें शिवलरी मतलब जेंट्स जो हैं लेडीज़ को एक पर्टिकुलर टाइप से ट्रीट करेंगे, बहुत रेस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे और बहुत बहादुरी दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चौसर के ज़माने में कम होने लगी थी। फ्यूडलिज्म, शिवलरी, ये बहादुरी वगैरह, एंड नाइट एरेंट्री। नाइट एरेंट्री का मतलब वो बहादुरी जो योद्धाओं में होता है। ये तीनों चीज़ें धीरे धीरे अपनी डिक्लाइन पर थी, इनकी वैल्यू कम होती जा रही थी। इसमें रिलीजन, एग्रीकल्चर, आर्ट्स ये सब नहीं आएगा, वॉरफेयर ये सब नहीं आएगा। हु इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेफर्मेशन? रेफर्मेशन एक्चुअली रेनेसांस जो आएगा, रेनेसांस आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, म्यूज़िक, पेंटिंग, इन क्षेत्रों में आएगा पुनर्जागरण। और रेनेसांस के अंदर का ही एक छोटा सा पीरियड है जिसमें धर्म के मामले में भी सुधार आएगा। रेफर्मेशन एक्चुअली रेनेसांस का ही एक पार्ट है। रेनेसांस एक ब्रॉड पीरियड है जिसको हम कह सकते हैं 14th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। तो इस रेनेसांस के पीरियड के अंदर ही चर्च और धर्म के क्षेत्र में जो सुधार का काम आया वो रेफर्मेशन है। और रेफर्मेशन की शुरुआत वाइक्लिफ के लॉलार्डी से, फिर जोन ऑफ आर्क जो मेड ऑफ ऑरलीन्स फ्रांस में थी, फिर मार्टिन लूथर जर्मनी में, फाइनली जर्मनी को अलग कर देंगे रोमन कैथोलिक चर्च से, प्रोटेस्टेंट धर्म आ जाएगा। तो इसकी शुरुआत वाइक्लिफ ने की है, इसलिए रेफर्मेशन के मॉर्निंग स्टार हैं वाइक्लिफ। फिर हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द कैथोलिक चर्च? वाइक्लिफ ही हैं। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑपोजिशन, पहला विरोध टू कैथोलिसिज्म इन इंग्लैंड लॉलार्ड मूवमेंट का था। द 100 Years वॉर जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, इसी 100 Years वॉर में वो जोन ऑफ आर्क टांग अड़ाएगी। और चर्च की तो बुराइयां वो पहले ही कर रही थी, चर्च की बुराइयां तो पहले ही कर रही थी।
अब इंग्लैंड और फ्रांस के वॉर में टांग अड़ाना इसने शुरू कर दिया और ये मौत के घाट उतार दी जाएगी, इसको जिंदा जला दिया जाएगा 1431 में। तो द 100 Years वॉर जो 1337 में शुरू हुआ 1453 में ख़त्म हुआ, ये 100 Years वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ और इंग्लिश किंग्स हफ्ता देते थे फ्रेंच रूलर्स को। उस विषय को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई। आपको केवल डेट याद रखना है और आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो 1337 to 1453, the 100 Years War was fought between France and England. The 100 Years War इसने इंग्लैंड में राष्ट्रवाद की भावना को बहुत बढ़ावा दिया। द 100 Years War boosted, बढ़ावा देना, द फीलिंग ऑफ नेशनल प्राइड, राष्ट्र के प्रति गर्व, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेज़ों का आत्मसम्मान भी इससे बढ़ा। बाकी सब फॉल्स हैं, ए करेक्ट है। द स्पिरिट ऑफ रोमांटिक आइडियलिज्म, वो जो नाइट का होना, योद्धाओं का बहादुर होना, वो चौसर के पिलग्रिम्स के कौन से टेल में दिखाई पड़ता है? नाइट्स टेल में दिखाई पड़ता है। द स्पिरिट ऑफ रोमांटिक आइडियलिज्म विच prevailed in the court of Edward III is expressed in Chaucer's The Knight's Tale. चौसर के नाइट्स टेल में दिखाई पड़ता है। The standardization of the English language कौन से सन में हुआ? 1362। took place in Chaucer's period, सन था 1362। Plague or the Black Death came to England roughly between 1347 and 1349। पूरे यूरोप में ये 1347 से लेकर 1349 के बीच में फैला है। वैट टाइलर्स रिबेलियन, जिसको पेजेंट्स रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है, टुक प्लेस इन 1381 और इसका रेफरेंस हम चौसर के क्लेरिक के टेल में पाते हैं। द पेजेंट्स रिवोल्ट वॉज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, पेजेंट्स रिवोल्ट परिणाम था प्लेग का, क्योंकि प्लेग में बहुत सारे मजदूर मारे गए, मजदूरों की संख्या घट गई, डिमांड मजदूरों की बहुत ज़्यादा थी और अवेलेबल मजदूर कम थे, तो मजदूरों ने अपनी पगार बढ़ाने के लिए मांग करी, ज़मींदारों से लड़ाई लड़ी और वैट टाइलर उनका नेता था इस काम में। तो द प्लेग, जोन ऑफ आर्क was burnt at stake, जिंदा जलाया जाना, because उन्होंने चर्च के खिलाफ बात करी और वो इंग्लैंड और फ्रांस के मुद्दे में तो टांग अड़ाई। मेन चीज़ चर्च, फ्रांस का चर्च इससे नाराज़ हो गया, पर फ्रांस का चर्च इसके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा कर के इसको मार दिया जाए ये नहीं करना चाह रहा था। इनको एक और बहाना मिल गया जब इसने इंग्लैंड फ्रांस की लड़ाई में टांग अड़ा दी और फिर इसको जिंदा जलाया गया, बर्न्ट एट स्टेक, हेरेसी के लिए। हेरेसी अधर्म, चर्च के खिलाफ बात करने के लिए। द एग्जैक्ट ईयर ऑफ द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में प्लेग एग्जैक्टली 1347 से 1349 के बीच कब आया? 1348 में आया, 1348 में आया। Chaucer referred to the stormy people
तूफानी लोगों का जिक्र कहाँ किया चौसर ने? पेजेंट्स रिवोल्ट का जिक्र किसके टेल में किया? क्लेरिक के टेल में किया। स्टॉर्मी पीपल हियर रेफर्स टू, स्टॉर्मी पीपल किसके लिए कहा है? पेजेंट्स, किसान वर्ग, मजदूरी करने वाला किसान वर्ग, हु वर रिवोल्टिंग, जो विद्रोह पर उतर आए। हु यूज्ड राइम रॉयल फॉर द फर्स्ट टाइम, चौसर ने यूज किया राइम रॉयल। चौसर ने यूज किया राइम रॉयल को चौसेरियन स्टैंजा भी कहते हैं। राइम रॉयल को 2-3 नाम से पुकारते हैं। एक है चौसेरियन स्टैंजा, क्योंकि चौसर ने शुरू किया। फिर द राइम स्कीम ऑफ द राइम रॉयल वॉज ABABBCC, ABABBCC, ये राइम रॉयल 7 लाइन्स का स्टैंजा। चौसर एम्प्लॉयड द राइम रॉयल इन ट्रॉइलस एंड क्रेसिडे, इसलिए उसको ट्रॉइलस स्टैंजा भी कहते हैं, चौसेरियन स्टैंजा भी कहते हैं, और राइम रॉयल तो है ही। तो चौसर employed the rhyme royal in Troilus and Cressida. The first known attempt to use the heroic couplet in English was made by Chaucer. चौसर ने सबसे पहले हीरोइक कपलेट को इस्तेमाल किया द लेजेंड ऑफ गुड विमेन में, जो कि प्रोलॉग से 1.5 साल पहले लिखा गया, कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी। द फर्स्ट ग्रेट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड वॉज चौसर, चौसर ही इंग्लैंड के सबसे पहले महान कवियों की गिनती में आते हैं। चौसर्स बेस्ट नैरेटिव वर्क, कहानी सुनाती हुई जो रचना है वो ट्रॉइलस एंड क्रेसिडे मानी गई है। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, जो एलेगरी है, शादी के मौके पर, वैलेंटाइंस डे के मौके पर लिखी गई, इज एन एलेगोरिकल वर्क। फॉर द जनरल डिज़ाइन ऑफ द प्रोलॉग, प्रोलॉग को तैयार करने में चौसर ने प्रेरणा बोकैचियो के डी कैमरॉन से लिया। चौसर इज इंडेटेड, कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, किसके प्रति? बोकैचियो के प्रति। द फर्स्ट ऑफ चौसर्स एक्सटेंट पोएम्स, एक्सटेंट जो आज भी अवेलेबल है हमारे पास, चौसर की जो कविताएं हमारे पास अवेलेबल है उसमें से सबसे पहले लिखी हुई रचना, हालांकि चौसर ने उससे भी पहले रचनाएं लिखी हैं जो अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है वो एक्सटेंट हैं, और उनमें से है ABC अ प्रेयर टू द वर्जिन, जो कहीं और कवर नहीं हुआ, वो इस क्विज में कवर हो गया होगा चौसर का मैटर। एन अनफिनिश्ड वर्क बाय चौसर, चौसर के 2-3 अनफिनिश्ड वर्क है। प्रोलॉग फिनिश्ड है, टेल्स अनफिनिश्ड है। तो द लेजेंड ऑफ गुड विमेन 19 टेल्स में से 9 लिखे, उसमें भी 9th इनकम्प्लीट है। द लेजेंड ऑफ गुड विमेन वॉज प्लान्ड एज अ कलेक्शन ऑफ 19 tales. The composition of the prologue is associated with the year 1387. प्रोलॉग तो कंप्लीट है, 1385 के आसपास शुरू करके कंप्लीट 1387 में किया गया है। फिर who is known as the
इवनिंग स्टार ऑफ द मिडिल एजेस चौसर, क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसांस है। हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसांस? मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसांस चौसर है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन वाइक्लिफ है। द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स इन द प्रोलॉग, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कोई है ही नहीं। चौसर ने 29 कहकर 30 का डिस्क्रिप्शन किया है, बीच में 2 और जोड़ें। ये नेट में क्वेश्चन आया भी है और ये चैलेंज हुआ है। फिर द नेम ऑफ द इन कीपर, सराय के मालिक का नाम प्रोलॉग में हैरी बेली है। द फर्स्ट ग्रेट कॉमिक कैरेक्टर इन इंग्लिश, चौसर की ही रचना का पैंडारस, ये याद रखिए कॉमिक कैरेक्टर। द कैरेक्टर ऑफ क्रेसीडे इज द फर्स्ट ट्रू साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वुमन। हमने कहीं पहले देखा था कि क्रेसीडे के लिए चौसर ने ऐसा शो किया है कि वो बेवफा हो गई, तो और सिंपथी दिखाई है उस कैरेक्टर के लिए। तो फेमिनिस्ट्स 20th सेंचुरी में खुश हैं चौसर के साथ कि उन्होंने क्रेसीडे के सपोर्ट में बात लिखी है चौसर ने। फिर तो क्रेसीडे आंसर है, साइकोलॉजी उसकी समझ में नहीं आई, और जो भी है चौसर ने उसका पक्ष लिया। Chaucer wrote the Canterbury Tales in East Midland dialect, जो बाद में अंग्रेजी बनेगी। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश ही बाद में 1362 में स्टैंडर्ड इंग्लिश बनी है। 1362 में बन गई, चौसर तो लिख ही रहे थे और पहले स्टैंडर्ड इंग्लिश बनी, पर चौसर के प्रयासों से बनी है। चौसर ने इसी में लिखा है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? चौसर। फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोएट आपके चौसर ही हैं। 1362 में स्टैंडर्ड इंग्लिश बन गया और 1387 में ये प्रोलॉग कंप्लीट हुआ है। प्रोलॉग बाद में है, पर चौसर की मेहनत 1362 से भी पहले रही है इस ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश के मामले में। द बुक ऑफ द डचेस वॉज एन एलिजी। जॉन ऑफ गॉन्ट, ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर की पत्नी डचेस ब्लांच के मरने पर ये एलिजी लिखी गई। द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ कैंटरबरी टेल्स, देखिए 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस आया। दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस 1450 में आया है, 1450। जर्मनी के मेन्स शहर में गटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया 1450 में। 1476 में इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन ने प्रेस शुरू किया, और प्रेस शुरू करते ही सबसे पहले तो उन्होंने बाइबल छापा, और अगले ही साल 1477 में उन्होंने चौसर का प्रोलॉग छाप दिया। 1477 बाय कैक्सटन। द फर्स्ट पोएट टू बी बेरिड इन वेस्टमिंस्टर एबे, तो ये जो है क्या है, चौसर, जिसको कि बाद में पोएट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। इनिशिएटिंग, शुरू करते हुए चौसर को यहाँ बेरी किया, वहाँ से इनिशिएट हुआ, शुरू हुआ पोएट्स कॉर्नर, कवियों का कोना, वेस्टमिंस्टर एबे में जो प्रसिद्ध है। काइंडली नोट द फॉलोइंग, ये जो 6 कोट्स हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने गलती से ए पे टिक कर दिया, 6 करेक्ट हैं और आपको 6 कोट्स याद रखना पड़ेगा। चौसर इज नोन एज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, ये कोट है चौसर के बारे में।
मैथ्यू आर्नल्ड सेड ऑफ चौसर, मैथ्यू आर्नल्ड ने चौसर के बारे में कहा, विथ हिम इज बॉर्न, उसके साथ, चौसर के साथ जन्म हुआ है हमारी वास्तविक पोइट्री, आर रियल पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इनको कहा है। स्पेंसर कॉल्ड चौसर द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। ये लास्ट वर्ड्स कटे हैं, ये आप वीडियो सुन के कंप्लीट कर लेना। वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। और ये चौसर के बारे में किसने क्या कमेंट किया ये हमने पहले किसी वीडियो में कर रखा है, अगर कहीं नहीं आया है किसका कमेंट है क्या है तो आप वहाँ चेक कर लें। अबाउट चौसर इट इज सेड, चौसर के बारे में कहा जाता है, ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। तो ये सारे किसने क्या कहा पहले की वीडियो में आ चुका है, आप चेक कर लें, बस ये कोट्स आप याद रखें। मैथ्यू आर्नल्ड, सॉरी, जी.के. चेस्टरटन सेड ऑफ चौसर कि वो ग्रैंडफादर ऑफ द इंग्लिश नॉवल है। इफ ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन। इंग्लिश फिक्शन के ग्रैंडफादर बताया है जी.के. चेस्टरटन ने चौसर को। मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा कि चौसर में वो हाई सीरियसनेस नहीं है जो क्लासिकल पोइट्स में है, वो गंभीरता नहीं है चौसर में जो क्लासिकल पोइट्स में है। ऐसा नेगेटिव कमेंट मैथ्यू आर्नल्ड ने चौसर के बारे में किया। मैथ्यू आर्नल्ड रेफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट चौसर एज वन ऑफ द क्लासिक्स, कि ये क्लासिकल पोइट्स नहीं कहला सकते। मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा, ही सेड चौसर लैक्स, चौसर में कमी है, द हाई सीरियसनेस ऑफ द क्लासिक्स, क्लासिकल पोइट्स में जो गंभीरता है उसकी कमी इनमें है। वॉट इज द राइम रॉयल, देखिए स्कॉटलैंड में जेम्स द फर्स्ट नाम का राजा हुआ। स्कॉटलैंड में जेम्स द फर्स्ट, आप कंफ्यूज ना होएं, इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ के मरने के बाद जो जेम्स द फर्स्ट राजा बनेगा वो वास्तव में स्कॉटलैंड का जेम्स सिक्स्थ है, छठा है। स्कॉटलैंड में जो जेम्स द फर्स्ट था उसने एक रचना लिखी किंग्स क्वेर, और उसमें ये 7 लाइन वाला स्टैंजा यूज़ किया, और इसलिए चौसर ने, क्योंकि राजा ने यूज़ किया उनके स्टैंजा को, इसलिए चौसर ने उसको राइम रॉयल का नाम दिया, क्योंकि जेम्स द फर्स्ट रॉयल पुरुष थे, राजपुरुष थे, किंग थे। व्हाट इज द राइम रॉयल? द 10 सिलेबिक लाइन, 10 मात्राओं की लाइन और 7 लाइनों का स्टैंजा। 10 मात्रा, 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 ऐसे 7 लाइन, ये राइम रॉयल है। और जेम्स द फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड के ऊपर चौसर ने इसको नाम दिया है। हु सेड अबाउट द प्रोलॉग, किसने प्रोलॉग के लिए कहा, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, भगवान ने जितने तरह के इंसान बनाए सब यहाँ गए, ड्राइडन ने ये बात कही। द टैबार्ड, सेंट टैबार्ड नाम का सराय कौन से टेक्स्ट में आता है? प्रोलॉग में आता है, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। चौसर एलिटरेशन के खिलाफ थे, चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से, अनुप्रास अलंकार एलिटरेशन के खिलाफ थे चौसर। उन्होंने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, रिम रैम रफ, बकवास। हु मॉक्ड एलिटरेटिव वर्स बाय कॉलिंग इट रिमिंग रम रैम रफ, चौसर ने कहा। चौसर डाइड इन द ईयर 1400. Who called the prologue
टू द कैंटरबरी टेल्स, द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन, लॉन्ग नाम के फेमस राइटर एंड क्रिटिक ने ये कहा प्रोलॉग के बारे में।